प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम एम लक्ष्मीकांत बुक पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हमारी एक कक्षा हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है। मैं इस दूसरी क्लास में आप सभी को का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान, आशावान और बलवान महसूस कर रहे होंगे खुद को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारी दूसरी क्लास। बच्चों, आज हमारी पॉलिटी की ये क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं। वही राजनीतिक व्यवस्था और संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं जो एम लक्ष्मीकांत बुक में है। आज हमारी दूसरी क्लास है। इन क्लासेस की श्रृंखला में से हम पूरी तरह से 100 क्लासेस में एम लक्ष्मीकांत बुक की राजनीतिक व्यवस्था को कवर करने वाले हैं। उसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास है और आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है संविधान और संविधानवाद। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास काफ़ी रोचक होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारे फैक्ट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और वैश्विक स्तर पर जो संविधान हैं कई देशों में, उनकी तुलना करते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपकी क्लास जो है आज काफ़ी रोचक होने वाली है। तो आप रेडी हैं, उम्मीद है मुझे। नितिन, दिव्यांशी, नूर हसन, ममता, आप सभी आ चुके हैं। अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसे कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एम लक्ष्मीकांत बुक में जो पूरा हमारा स्टडी मटेरियल है वो 13 भागों में बांटा गया है। टोटल जो भाग हैं इस बुक में वो 13 हैं और टोटल जो अध्याय हैं वो 92 हैं। अध्याय कितने हैं बच्चों? अध्याय हैं 92। इसके बाद हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि पहली 11 कक्षाओं में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसी क्रम में आज दूसरी कक्षा है। इसमें हम आज एम लक्ष्मीकांत बुक का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक का भाग 1 जो है उसका नाम है संवैधानिक ढांचा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इस भाग में टोटल 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय, उनमें से अध्याय 1 जो है वो उसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अध्याय 2 जो है उसका नाम है संविधान का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अध्याय 3 जो है वो है संविधान की अवधारणा। और इसी अध्याय में दिए गया है कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या कार्य करता है, संविधान वैश्विक स्तर पर जो संविधान है वो किस तरह से, किस किस आधार पर, कितनी तरह से उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसके साथ ही संविधानवाद की अवधारणा भी इसी में दी गई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, संविधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहला अध्याय नहीं पढ़ा, दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा, उसके बाद हम सीधे तीसरा अध्याय क्यों पढ़ रहे हैं? उसका एक रीज़न है। देखिए, जब तक आप संविधान नहीं समझेंगे कि संविधान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने तरह का संविधान होता है, संविधान क्या कार्य करता है, तब तक आप संविधान का विकास नहीं समझ पाएंगे कि संविधान का विकास हुआ कैसे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बेसिकली वही है कि संविधान में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शामिल किए गए, संविधान में जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट शामिल किए गए, वो ब्रिटिश काल में कैसे 1 बाय 1 जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलप हुए हैं, इवोल्व हुए हैं, उनका विकास हुआ है। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 को समझने से पहले अध्याय 3 को समझना बेहद जरूरी है। तो अध्याय 3 को आज हम समझेंगे, उसके बाद हम फिर से वापस लौट के अध्याय 1 और 2 को भी समझेंगे आगे आने वाली कुछ कक्षाओं में। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान क्या है? संविधान फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड यानी
किसी भूमि का सबसे जो मौलिक कानून होता है उसको संविधान बोलते हैं। जैसे भारत का जो संविधान है वो भारत भूमि का मौलिक कानून है। सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, राज्य का सर्वोच्च कानून। संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून भी बोलते हैं। जैसे भारत का जो संविधान है वो भारत राज्य का सर्वोच्च कानून है। उसके अंतर्गत सामान्य कानून आते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित करे जाते हैं या राज्य की विधायिकाओं के द्वारा पारित करे जाते हैं। उसके बाद और भी तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन सर्वोच्च जो कानून है वो संविधान होता है। इसके अलावा इसको ये भी बोलते हैं बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, यानी देश का सामान्य कानून, मूलभूत कानून, देश का मूलभूत कानून। जैसे भारत देश का मूलभूत कानून कहा जाएगा भारत के संविधान को। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी भी इसी को बोला जाता है। राजनीतिक संरचना, राजनीतिक ढांचे की मौलिक संरचना, राजनीतिक ढांचे की मौलिक संरचना। जैसे भारत का संविधान है वो भारत का जो राजनीतिक ढांचा है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी मौलिक संरचना को डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, रेगुलेट करता है, ये सारे कार्य करता है। इसके अलावा संविधान को रूल्स रेगुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य के नियम और विनियम भी बोलते हैं। जैसे भारत का संविधान है उसको बोला जाएगा कि वो भारत राज्य के नियमों और विनियमों का संग्रह है। इसके अलावा इसको ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, देश का आधारभूत कानून भी इसको बोलते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्री, स्टेट और लैंड, किसी राज्य की या किसी भूमि का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि आधारभूत सिद्धांत भी संविधान को बोला जाता है। अब जब इतनी सारी टर्म्स जो है एम लक्ष्मीकांत बुक में संविधान को परिभाषित करने के लिए दी गई हैं, जो हमने इंग्लिश में देख ली यहाँ पे और हिंदी में हमने उनको सुन लिया, इसके बाद हम थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ होगा कि संविधान बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे लैंड की बात हुई है, भारत भूमि, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं इसका। भारत भूमि, भारत राज्य, भारत देश और भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित मौलिक, आधारभूत, सर्वोच्च कानून, सिद्धांत और ढांचा, इसको बोला जाएगा भारत का संविधान। यानी भारत का जो संविधान है वो भारत भूमि के लिए, भारत राज्य के लिए या कहें कि भारत देश के लिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है और उसके लिए वो सबसे मौलिक, सबसे आधारभूत और सबसे शीर्ष पर यानी कि सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च सिद्धांतों का संग्रह है और सर्वोच्च फ्रेमवर्क है यानी सर्वोच्च ढांचा है। तो यहाँ पे आपको संविधान की एक बेसिक सी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अगर ना हुई हो तो आज की क्लास में हम संविधान ही पढ़ने वाले हैं 80% पार्ट में, तो आपको क्लियर हो जाएगी। जब ये आज की क्लास खत्म होगी तो हम एक बार समराइज करेंगे और संविधान की परिभाषा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे आप इस क्लास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान करता क्या है, इससे आपको और क्लियर होगा कि संविधान होता क्या है। संविधान रिलेशंस को डिफाइन करता है, संविधान रिश्तों को परिभाषित करता है, उनको डिक्लेयर करता है। किन के रिश्तों को, ये देखने वाली बात है। संविधान जो है राज्य और नागरिक, संविधान राज्य और नागरिक के बीच के संबंध को डिक्लेयर करता है, परिभाषित करता है, व्याख्यायित करता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर राज्य का अर्थ जो है वो कंट्री आप मान के चलिए, वो प्रोविंस नहीं है यानी प्रांत नहीं है। इस राज्य का अर्थ जो है वो प्रांत नहीं है, इस राज्य का अर्थ है
देश। राज्य और नागरिक के बीच संबंध को परिभाषित करता है। इसके अलावा नागरिक और नागरिक के बीच के संबंध को भी परिभाषित करता है। जैसे हमारे देश में सभी नागरिक बराबर हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और सभी एक ही वोट डाल सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो सभी नागरिकों को समान बनाता है। तो इस तरह से भारत का संविधान नागरिक और नागरिक के बीच के संबंध को घोषित करता है, व्याख्यायित करता है। इसके अलावा राज्य और धर्म, राज्य और धर्म के बीच के संबंध को भी डिक्लेयर और डिफाइन करता है संविधान, चाहे वो किसी भी देश का हो। जैसे पाकिस्तान के संविधान की बात करें तो पाकिस्तान का संविधान पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करता है, यानी इस्लामिक गणराज्य, यानी एक विशेष धर्म इस्लाम से उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ दिया है अपने संविधान के माध्यम से। यानी पाकिस्तान का संविधान जो है वो पाकिस्तान राज्य को पाकिस्तान के एक सबसे ज़्यादा जो प्रचलित वहाँ पे धर्म है इस्लाम, उससे जोड़ देता है डायरेक्टली। भारत की बात अगर करें तो भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है, ये प्रस्तावना में दिया गया है। भारत को घोषित किया गया है संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र। ये 5 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि 1950 में जो संविधान एडॉप्ट किया गया था उसमें 3 ही शब्द थे, यानी कि संप्रभु, गणतंत्र और लोकतंत्र। बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ ये भी एक फैक्ट वाली बात है कि भारत का जो संविधान है वो 1950 के समय से ही उसमें अनेक ऐसे अनुच्छेद, अनेक ऐसे प्रावधान हैं कि वो शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का है। वो किसी एक धर्म के साथ राज्य को नहीं जोड़ता है। और आर्टिकल आप 14 देख लीजिए जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात करी गई है। आर्टिकल 15 देख लीजिए जिसमें कहा गया है कि सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 देख लीजिए जिसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता सरकारी नौकरियों के लिए। इसके अलावा और भी हैं कई अनुच्छेद जो धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता देते हैं, समानता स्थापित करते हैं। सभी धर्मावलंबियों को एक ही वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो कुल मिला के जो भारत का संविधान है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। अब यहाँ पे हमने भारत और पाकिस्तान के संविधानों के बारे में चर्चा करके समझा कि कोई भी जो संविधान होता है वो कुछ रिलेशंस को डिफाइन करता है, जिनमें राज्य और नागरिक के बीच का संबंध, नागरिक और नागरिक के बीच का संबंध और राज्य और धर्म के बीच का संबंध शामिल है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा संविधान और क्या क्या करता है? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। किसी भी देश का संविधान हो वो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको स्थापित करता है, उनके संगठन को व्याख्यायित करता है और उनकी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है, बताता है कि उनकी क्या भूमिका होगी, क्या उनकी सीमाएं होंगी, कैसे वे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे। जैसे भारत का संविधान है वो बताता है कि संसद होगी, संसद ये कार्य करेगी, राज्यों की विधायिकाएं ये कार्य करेंगी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा संविधान क्या करता है? संविधान किसी भी देश की टेरिटरी यानी जो उसका राज्य क्षेत्र होता है उसका सीमांकन करता है। कहाँ कहाँ तक राज्य की सीमा है, कौन कौन से भूभाग जो हैं वो देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं,
ये परिभाषित करता है किसी भी देश का संविधान। इसके अलावा संविधान सिटीजनशिप को व्याख्यायित करता है कि उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग वे नागरिक होंगे, किस आधार पे वे नागरिक होंगे, किस आधार पे नागरिकता ली जा सकती है, त्यागी जा सकती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि नागरिकता अगर परिभाषित होगी उसी के बाद ही तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिफाइन होंगे, और उसके बाद ही राज्य और नागरिक के बीच का संबंध जो है वो क्लियरली डिफाइन हो पाएगा। तो संविधान राज्य क्षेत्र का सीमांकन करता है, नागरिकता को परिभाषित करता है। इसके अलावा किसी भी देश का संविधान जनरल प्रिंसिपल्स यानी सामान्य सिद्धांत डिक्लेयर करता है, एस्टेब्लिश करता है, जिनके आधार पर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलना होता है। जैसे हमारे देश का संविधान है, अभी हमने चर्चा भी करी, प्रस्तावना में कई सारे सिद्धांत हैं जिनका जिक्र किया गया है, जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवादी राज्य, संप्रभु राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं, सिद्धांत जो हैं, जिनके बेस पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इनमें संविधान स्पष्ट करता है कि कौन से राजनीतिक सिद्धांत होंगे जिनके आधार पर संबंधित देश की राजनीतिक व्यवस्था चलेगी। तो जनरल प्रिंसिपल जो है वो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद ऑर्गन्स यानी अंग, सरकार के कई अंग होते हैं, चाहे कोई भी सिस्टम किसी देश में पॉलिटिकल सिस्टम एडॉप्ट किया गया हो, सरकार के कई अंग होते हैं। बेसिकली 3 अंग होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो उन अंगों को परिभाषित करता है, उनके अधिकारों को परिभाषित करता है संविधान और स्पष्ट करता है। स्टेट की फॉर्म क्या होगी, राज्य की प्रकृति क्या होगी, ये बात लगभग वही है कि राज्य समाजवादी होगा कि पूंजीवादी होगा, लोक कल्याणकारी होगा या कि नहीं होगा, स्वतंत्रता समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए राज्य आगे बढ़कर कुछ कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो फॉर्म ऑफ स्टेट क्या होगी, वो अध्यक्षीय व्यवस्था वहां पे होगी या कि संसदीय व्यवस्था वहां पे होगी। इस तरह की सभी बातों को संविधान जो है वो स्पष्ट करता है, उसमें लिखी होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, संविधान जो है वो शक्तियों का वितरण करता है, या कहें कि शक्तियों का विभाजन करता है। और एक दूसरा काम करता है वो है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के विभाजन से तात्पर्य है कि संविधान जिन देशों में संघीय प्रवृत्ति का होता है, संघीय प्रकृति का होता है, उन देशों में वो 2 स्तरीय या कुछ देशों में 3 स्तरीय सरकार की स्थापना करता है। जैसे अमेरिका में 2 स्तर की सरकार है, संघीय सरकार, राज्य सरकार। भारत में 3 स्तर की सरकार वर्तमान में अस्तित्व में है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है ये संविधान में ही लिखा होता है। जैसे हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि संघ सूची के विषय ये हैं, राज्य सूची के विषय ये हैं, समवर्ती सूची के विषय ये हैं। इसके अलावा पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जो जो विषय आते हैं वो भी संविधान में स्पष्ट हैं। नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र में जो विषय आते हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट हैं, डिफाइंड हैं हमारे संविधान में। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है ये संविधान जो है उसको लिखता है, परिभाषित करता है, घोषित करता है, स्थापित करता है। इसके अलावा शक्तियों का पृथक्करण करता है। शक्तियों का पृथक्करण एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो सरकार की शक्ति होती है उसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच वो है विभाजित कर देता है। केंद्र के स्तर पर भी ये विभाजन देखने में आता है, राज्य के स्तर पर भी भारत में ये विभाजन किया गया है।
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जिसको हम शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण कह सकते हैं, ये भी संविधानों में ही लिखा हुआ होता है, सभी संविधानों में, उन देशों की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। इसके अलावा संविधान जो है वो फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है, यानी कि ढांचा, पॉलिटिकल सिस्टम का जो ढांचा होगा उसको क्लियरली वो डिफाइन करेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, जो राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण है उस देश के लिए, जिनके आधार पर पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है, उन सभी को संविधान जो है वो परिभाषित करता है। इसके अलावा संविधान एस्टेब्लिश करता है, रेगुलेट करता है, गवर्न करता है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, यानी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करता है, उसे विनियमित करता है और उसे रेगुलेट करने के साथ साथ उसे प्रशासित भी करता है। अब आप देख रहे हैं कि संविधान जो है वो कितने सारे कार्य कर रहा है, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि भारत के संविधान में जो अध्याय दिए गए हैं अलग अलग, वो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं। भारत का संविधान क्लियरली यही सब कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के कार्य और उद्देश्य क्या हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए हैं जिनका नाम है इलियट बुल्मर। एम लक्ष्मीकांत बुक में ये सेक्शन दिया गया है चैप्टर में क्लियरली। उन्होंने संविधान के कार्य और उद्देश्य जो है स्पष्ट किए हैं। तो इलियट बुल्मर के अकॉर्डिंग जो है क्या संविधान के कार्य हैं और क्या उसके उद्देश्य हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, राजनीतिक समुदाय। राजनीतिक समुदाय की सीमाएं। कोई भी संविधान हो वो एक राजनीतिक समुदाय की स्थापना करता है और उस राजनीतिक समुदाय की सीमाएं निर्धारित करता है। राजनीतिक सीमाओं से, राजनीतिक समुदाय से अर्थ है कि जैसे भारत है तो भारत के जितने भी नागरिक हैं वो एक राजनीतिक समुदाय हैं जिन्होंने संविधान लिखा है अपनी संविधान सभा के माध्यम से, और एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्थापित करा है खुद को गवर्न करने के लिए। इसके अलावा संविधान जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी कि राजनीतिक समुदाय की नेचर, प्रकृति और अथॉरिटी को डिफाइन करता है। नेचर में वही सब बातें हैं, सिद्धांत जो अभी हमने देखा कि भारत लोकतंत्र है, भारत गणतंत्र है, भारत समाजवादी है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत संसदीय है, भारत जो है वो संघीय व्यवस्था यहाँ पे है, अर्ध संघीय बोलते हैं उसको ज़्यादा। तो ये सब जो है स्पष्ट करता है, डिफाइन करता है संविधान। नेशनल कम्युनिटी, राष्ट्रीय समुदाय, राजनीतिक समुदाय को ही यहाँ पे राष्ट्रीय समुदाय भी कहा गया है। राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और उसके मूल्यों को संविधान डिफाइन करता है। पहचान से मतलब फिर वही बात आ जाती है जैसे भारत है, भारत की जो पहचान है वो प्रस्तावना में बहुत ही क्लियरली जो है वो लिखी गई है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना का जो कॉन्सेप्ट है, जो 1973 में केशवानंद भारती मामले में उन्होंने जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी इंडिया में, उसमें जो भी चीज़ें जिनको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा गया है वो बेसिकली भारत की आइडेंटिटी और भारत की वैल्यूज़ ही हैं, यानी भारत की के राजनीतिक मूल्य और भारत की राजनीतिक पहचान। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार और दायित्व। अधिकार और दायित्व, सरकार के विभिन्न अंगों के क्या अधिकार हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं। इसके अलावा भारत के नागरिकों के क्या अधिकार हैं और क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, ये सभी जो है संविधान स्पष्ट करता है। ये परिभाषित करना संविधान का कार्य है।
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी कि राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक संस्थान पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करता है। संविधान किसी भी देश में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करता है, जैसे संसद है, जैसे राष्ट्रपति का पद है, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, मंत्रिपरिषद का इंस्टीट्यूशन है, चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ये सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जैसे भारत के संविधान ने ये सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करे हैं, ठीक उसी तरह किसी भी देश का संविधान ये सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करता है, यानी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उन्हें स्थापित करता है। डिवाइड एंड शेयर पावर, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। संविधान जो है वो शक्ति को विभाजित करता है और कैसे कैसे विभिन्न संस्थाएं जो है राजनीति की वे उसको शेयर करेंगी, उनके बीच बांटा जाएगा, उसको क्लियर करता है। जैसे अगर सरकार की बात करें केंद्र के स्तर पर, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत का संविधान इन तीनों सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा करता है। किसका क्या कार्यक्षेत्र है वो क्लियर करता है, किसकी क्या सीमाएं हैं वो भी क्लियर करता है। इसके अलावा किसी देश का संविधान उसकी आधिकारिक धार्मिक पहचान की घोषणा करता है। इसको देख लेते हैं एक बार, अभी वैसे हमने इसकी चर्चा की भी थी। आधिकारिक धार्मिक पहचान, किसी देश का संविधान उस देश की आधिकारिक धार्मिक पहचान की घोषणा करता है। जैसे हमने बात करी कि भारत का संविधान जो है उसमें कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है बनाते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो संविधान है वो पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य घोषित करता है, यानी एक धर्म विशेष के साथ राज्य को संबंधित कर दिया गया है। पॉलिटी में, पाकिस्तान की पॉलिटी में एक धर्म विशेष को विशेष महत्व दिया गया है, यही उसकी पहचान है। और ये पहचान जो है पाकिस्तान के संविधान में ही लिख दी गई है। तो ये क्लियर है कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उसकी आधिकारिक धार्मिक पहचान को व्याख्यायित करता है, परिभाषित करता है। इसको क्लियर करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या करता है संविधान? संविधान सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित करता है, यानी किसी देश का संविधान वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लक्ष्य निर्धारित करता है, उनकी घोषणा करता है। विकासात्मक लक्ष्य, किसी देश का संविधान ये भी करता है, यानी आर्थिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, शैक्षणिक लक्ष्य और विकासात्मक लक्ष्यों को घोषित करता है, परिभाषित करता है और उनको डिक्लेयर करता है, एस्टेब्लिश करता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो संविधान है यानी भारत का संविधान, उसके भाग 4
उसके भाग 4 में क्या दिया गया है, आप कमेंट करके बताइए। राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत के संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसमें दिए गए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको यहां लिखें तो डीपीएसपी। उसमें डीपीएसपी दिए गए हैं। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डीपीएसपी कुछ गोल्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं जिनके लिए सरकार को या भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट को ये कहा गया है कि जैसे ही समय सही आए, ये लिखा नहीं है हालांकि, जैसे ही समय आए, संसाधन उपलब्ध हों, तो इनको लागू किया जाए। ये स्पिरिट है, ये भावना है डीपीएसपी के पीछे। डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कोई नागरिक कोर्ट नहीं जा सकता, न्यायालय नहीं जा सकता। ये नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये राज्य के लिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, संसद हो या राज्य विधायिका हो, जब वो कोई नीति बनाए या कोई कानून बनाए, कोई विधेयक लाएं, तो उनसे अपेक्षा है कि वो इन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर इनमें जो उद्देश्य घोषित करे गए हैं, कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं, कुछ आर्थिक उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें। और ये हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो ये कार्य भी संविधान करता है। संविधान सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को लिखता है, डिफाइन करता है और एक्सपेक्ट करता है कि राज्य की जो संस्थाएं हैं वो इनका पालन करेंगी, इनको इम्प्लीमेंट करेंगी। अब आपको क्लियर है कि इलियट बुल्मर के अनुसार संविधान के क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। अब अच्छे संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं? अच्छा संविधान कौन सा होता है? सामान्यतः आमतौर पर अच्छे संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं? यहाँ ये जो विशेषताएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनके अलावा या इनके इतर अगर संविधान कुछ करता है किसी देश का तो वो ऑटोमेटिकली बुरा हो जाता है, क्योंकि हर चीज का अपवाद होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामान्यतः ये विशेषताएं बताई गई हैं एम लक्ष्मीकांत बुक में। पहली विशेषता है कि अच्छा संविधान जो है वो संक्षिप्तता का पालन करता है, ब्रेविटी, यानी वो संक्षिप्त होता है, वो छोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है। अब आप मुझे बताइए कि भारत का संविधान जो सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, वो तो संक्षिप्त नहीं है। भारत का संविधान तो संक्षिप्त नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो क्या हमारा संविधान इस आधार पर अच्छा संविधान नहीं रह जाएगा? क्या हमारा संविधान अच्छा संविधान नहीं है? इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं। आदित्य कुमार, अनु गौतम, सार्थक, राधा, हीना, बताइए भारत का संविधान संक्षिप्त संविधान नहीं है, तो क्या भारत का संविधान बुरा संविधान है? चलिए मैं ही उत्तर देता हूं, ऐसा नहीं है। संविधान का संक्षिप्त होना यानी कि छोटा होना, ये अच्छा इसलिए माना गया है कि संविधान बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर होगा तो उसको इंटरप्रेट करने में, उसको समझने में, उसको लागू करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए संविधान कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की घोषणा करे, कुछ सबसे ज़्यादा नेसेसरी, मौलिक, फंडामेंटल जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करे, और बाकी का कार्य करने के लिए संविधान में छोड़ दिया जाए विधायिका के लिए, कि विधायिका सामान्य कानून के माध्यम से बाकी सभी कार्य करे। लेकिन अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी
दूसरे देशों के मुकाबले 1950 में भी, आज भी काफ़ी ज़्यादा है दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। भारत में क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है, भारत में सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है, भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, जैसा सभी देशों में नहीं होता। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान वो काफ़ी बड़ा बन गया है, क्योंकि सभी को साथ लेके चलने का उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का उनका उद्देश्य था। तो इसलिए भारत का संविधान जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके अलावा अमेरिका जैसे जो संविधान है, अमेरिका का संविधान भारत की तुलना में काफ़ी छोटा है, लेकिन वहाँ एक बात ये भी है कि वहाँ पे संघ सरकार का जो संविधान है वो अलग है, राज्य सरकारों के या कहें कि राज्य स्तर पर लागू होने वाले संविधान जो हैं वो अलग अलग हैं। भारत के संविधान में केंद्रीय स्तर का संविधान भी शामिल है, राज्यों के स्तर का संविधान भी शामिल है, और स्थानीय स्तर के संविधान या संवैधानिक प्रावधान भी शामिल है। यानी नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, सभी से संबंधित प्रावधान जो है भारत के संविधान में है। ये एक और कारण है कि भारत का संविधान काफ़ी बड़ा बन गया है। लेकिन इससे ये कहीं भी क्लियर नहीं होता कि भारत का संविधान बड़ा होने की वजह से एक बुरा संविधान है। भारत का संविधान इतने सालों से लागू हो रहा है, भारत को एक परिपक्व लोकतंत्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो भारत का संविधान एक काफ़ी अच्छा संविधान साबित हुआ है बड़ा होने के बावजूद। और भारत का संविधान बड़ा है वो इसलिए क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां हैं उनके लिए जरूरी था कि भारत का संविधान बड़ा बन जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे संविधान की दूसरी विशेषता स्पष्टता। संविधान को स्पष्ट होना चाहिए, यानी क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि संविधान अगर स्पष्ट नहीं होगा, अस्पष्ट होगा, तो उसके प्रावधानों के अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे, काफ़ी उसमें कोर्ट केसेस की संभावना बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, संविधान को की व्याख्या का जो उनका दायित्व है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, न्यायपालिका की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि अंतिम रूप से संविधान के किसी भी प्रावधान को व्याख्यायित करने की शक्ति तो न्यायपालिका के ही पास है। इसलिए संविधान की भाषा जितनी सरल हो, जितनी सरल होना संभव हो, उतनी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अच्छे संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो है निश्चितता, यानी डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस, संविधान जो बात कहे वो निश्चित रूप से कहे, जहां भी अनुच्छेद में जो बात कही हो उसमें अस्पष्टता ना हो। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, स्पष्टता और निश्चितता। संविधान की भाषा यथासंभव सरल हो, उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, उसमें निश्चितता हो, स्पष्टता हो। इसके अलावा अगली जो विशेषता है संविधान की, अच्छे संविधान की, वो है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिव। यानी जितना व्यापक स्तर पर उसमें चीज़ें शामिल की जा सकती हों उतनी की जाएं। जैसे कि सरकार के इंस्टीट्यूशन, सरकार के संस्थान जो हैं वो सभी उसमें शामिल करे जाएं। इसके साथ साथ नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के दायित्व भी उसमें शामिल करे जाएं। यानी कि संविधान कॉम्प्रिहेंसिव हो, व्यापक हो, उसका दायरा विस्तृत हो। उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी। उपयुक्तता, संविधान जो है वो उपयुक्त होना चाहिए स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से। किसी भी देश की अपना एक इतिहास होता है, एक परंपरा होती है, संस्कृति होती है, समाज होता है, अर्थव्यवस्था भी होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है जो पहले से चली आ रही होती है। तो उस देश की जो यूनिक परिस्थितियां हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उस देश के जो रहने वाले लोग हैं उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो संविधान बनाया जाए, जो उपयुक्तता के पैरामीटर पर खरा उतरता हो,
स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय लोगों के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके अनुरूप उसको अच्छा संविधान माना जाएगा। इसके अलावा स्थिरता, जो संविधान स्थिरता सुनिश्चित करता हो, स्टेबिलिटी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो संविधान राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता हो उस संविधान को अच्छा संविधान माना जाएगा। और संविधान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो राजनीतिक स्थायित्व को सुनिश्चित करे। अनुकूलनशीलता, ये अच्छे संविधान की विशेषता मानी गई, यानी अडेप्टेबिलिटी। देखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, नई जरूरतें सामने आती हैं, नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं देशों के सामने, राष्ट्रों के सामने। तो ऐसी परिस्थिति में संविधान को भी एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जीवंत दस्तावेज होना चाहिए, उसको डायनेमिक होना चाहिए, उसको गतिशील होना चाहिए, ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार, के अनुरूप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए संविधान में लिखी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए वही इंस्टीट्यूशन जिसको अधिकार है संविधान में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का, वो आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन कर सके, ताकि संविधान बदलते समय के अनुसार भी प्रासंगिक रहे, रिलेवेंट रहे, उसकी इंपॉर्टेंस रहे। तो इसको बोला गया है अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी। जिस संविधान में अडेप्टेबिलिटी होती है वो उसका एक अच्छा गुण होता है, वो उसका अच्छा संविधान बनाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा संविधान जो होता है उसकी विशेषताएं मानी गई हैं आमतौर पर, इसके अपवाद भी हैं। आमतौर पर संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट, निश्चित, व्यापकता होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, स्थिरता सुनिश्चित करता हो और अनुकूलनशीलता होनी चाहिए संविधान के अंदर। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि सामान्यतः अच्छे संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि मान के चलिए कि आप इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा गया कि अच्छे संविधान की विशेषताएं बताइए, और आपने यहाँ से बताना शुरू किया कि सर अच्छा संविधान वह होता है जो संक्षिप्त हो, तो छोटा हो, संक्षिप्त हो, और तुरंत आप पे आए बात कि भारत का संविधान तो बहुत बड़ा है, तो क्या भारत का संविधान बुरा संविधान है? तो आपको जो है सोच समझ के, संदर्भ को पहचान कर उसके बाद मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर लिखने हैं, और इंटरव्यू में भी बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना है, और जो आप कह रहे हैं उसके कितने मतलब निकल सकते हैं इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस अध्याय में, एम लक्ष्मीकांत बुक के इस अध्याय में ये बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर जो संविधान प्रचलित हैं उनको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संविधानों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जा सकता है। अब जहां भी वर्गीकरण की बात आती है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि वर्गीकरण जो होता है वो किसी न किसी आधार पर होता है। तो वर्गीकरण आप जब भी पढ़ें या वर्गीकरण आप जब भी करें तो आपको आधार स्पष्ट होना चाहिए, किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी चीज का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे भारत की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, उसे लैंगिक आधार पर स्त्री और पुरुष में बांटा जा सकता है। उसे आयु वर्ग के आधार पर बच्चों में, वयस्कों में और जो है वृद्धों में बांटा जा सकता है। शिक्षा के आधार पर उसे पढ़े लिखे लोगों में और निरक्षर लोगों में बांटा जा सकता है। तो बात यह है कि जब हम वर्गीकरण पढ़ें किसी भी चीज का, तो हम ये बात ध्यान रखें कि किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। अब अपने अध्याय पे लौटते हैं। संविधानों का वर्गीकरण
एम लक्ष्मीकांत बुक के अध्याय 3 में 5 आधारों पर किया गया है, दो दो भागों में। पहला जो आधार है वो है कि संविधान का विकास कैसे हुआ। आधार है संविधान का विकास कैसे हुआ। संविधान का विकास कैसे हुआ किसी देश के, इसके आधार पर पूरी दुनिया के जो संविधान है उन्हें सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान। विकसित संविधान को इंग्लिश में कहेंगे इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और अधिनियमित संविधान को कहेंगे इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, विकसित संविधान वे होते हैं जो काफी लंबे समय में, यानी कई सौ सालों में क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम का संविधान है। यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो ये मान के चलिए कि 800 सालों में विकसित हुआ है या इससे भी ज्यादा सालों में। क्योंकि यूके का जो संविधान है वो 1215 में, आपने शायद सुना हो, मैग्ना कार्टा, एक दस्तावेज वहां पे आया था, वहां की जनता लेके आई थी 1215 ईस्वी में यूके में। मैग्ना कार्टा, वहां पे उस समय राजतंत्र हुआ करता था और इस दस्तावेज के माध्यम से वहां की जनता ने राजा पर दबाव डाला था, उसको कहा था कि वो एक जनप्रतिनिधि संस्था स्थापित करे, संसद टाइप की एक जनप्रतिनिधि संस्था स्थापित करे। तो तब से ये माना जाता है कि उस समय से वहां पे जो है संविधान का विकास शुरू हुआ था। और उसके बाद वो 1688 में वहां पे एक रिवॉल्यूशन हुई जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद वहां पे जो है एक अधिकार पत्र, 1689 में एक अधिकार पत्र प्रकाशित हुआ। अधिकार पत्र। उसके बाद वहां पे 1928 में एक महत्वपूर्ण जो है अधिनियम लाया गया, जनप्रतिनिधि अधिनियम। जनप्रतिनिधि अधिनियम। यानी यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 700-800 या उससे भी ज्यादा सालों में क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। और वहाँ का जो संविधान है वो विकसित हुआ है। वहाँ की जो जनप्रतिनिधि संस्था है, जो मैंने आपको बताया कि 1215 में मैग्ना कार्टा के माध्यम से स्थापित हुई थी, और वहाँ जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी उन दोनों के बीच के आपसी संघर्ष के माध्यम से। तो ऐसे जो संविधान हैं जो क्रमिक रूप से विकसित हुए हैं, दीर्घ काल में विकसित हुए हैं, या कहें कि धीरे धीरे विकसित हुए हैं, इन संविधानों को बोला जाता है विकसित संविधान। और ये संविधान जो है वो किसी एक पुस्तक या किसी एक दस्तावेज या दस्तावेजों के समूह के रूप में नहीं होते, बल्कि राजनीतिक परंपराओं, राजनीतिक प्रथाओं, राजनीतिक कन्वेंशनों, विधायिका के द्वारा पारित अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ये डेवलप होते हैं। यानी किसी एक बुक में नहीं मिलेगा आपको यूके का संविधान। बहुत सारे दस्तावेज हैं जो ऐतिहासिक रूप से अलग अलग संस्था के द्वारा बनाए गए हैं, और उन सबको मिला के
यूके का संविधान माना जाता है, जिसको वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो व्याख्यायित करती है। और वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम बॉडी मानी जाती है संविधान के मामले में, संविधान में संशोधन करने के मामले में। विकसित संविधान को आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे जब हम बात करेंगे अधिनियमित संविधान की। आप दोनों का अंतर देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको साफ कर लेते हैं। यहां पे अधिनियमित संविधान, अधिनियमित संविधान वे होते हैं, जैसे कि भारत का संविधान भी है, जो किसी समय विशेष पर संविधान सभा के द्वारा, संविधान परिषद के द्वारा, या उस देश की संसद के द्वारा, या किसी देश में राजा के द्वारा एक निश्चित समय पर पारित कर दिए गए, निर्मित कर दिए गए और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। जैसे जैसे भारत में एक संविधान बनाने के लिए विशेष रूप से एक संस्था का गठन किया गया, जिसको बोला गया संविधान सभा। उस संविधान सभा ने संविधान बनाने के उद्देश्य से काफ़ी 2 साल 11 माह 18 दिन तक उन्होंने प्रक्रिया चलाई, डिस्कशन हुए, डिबेट हुए। उसके बाद जाके जो है उन्होंने आपसी विचार विमर्श के बाद संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह कुछ देशों में संविधान सभा ये कार्य नहीं करती, संविधान परिषद उस बॉडी को बोला जाता है जो ये कार्य करती है। कुछ देशों में संसद ये कार्य करती है, कुछ समय के लिए वो संविधान सभा का रूप ले लेती है। कुछ देशों में ऐसा भी हुआ है कि वहाँ के राजा ने संविधान बनाया है। तो ऐसा संविधान जो किसी एक निश्चित समय पे बनाया जाए, विशेष रूप से सिर्फ इसीलिए कि हम इस देश का संविधान अब लिख रहे हैं, उसे हम स्वीकार करेंगे, तो ऐसे संविधान को बोला जाता है अधिनियमित संविधान। ये संविधान क्रमिक रूप से विकसित नहीं होते, ये एक ही समय पर आ जाते हैं अस्तित्व में। जैसे भारत का संविधान 1947 और 1950 के बीच में अस्तित्व में आ गया। इनको ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे यूके के संविधान को अस्तित्व में आने में 700-800 साल लगे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो ऐसा जो संविधान है अधिनियमित संविधान, ये किस किस देश में है? ये भारत में है, ये यूएसए में है, ये कनाडा में है, काफी देशों में है। तो संविधान का विकास कितने समय में हुआ है? क्रमिक रूप से हुआ है या एक ही समय पर हो गया? इस आधार पर पूरी दुनिया के जो संविधान है वे सामान्यतः 2 भागों में बांटे जाते हैं। विकसित संविधान, ऐसे संविधान जो बहुत लंबे समय में विकसित हुए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान, और अधिनियमित संविधान जो बहुत कम समय में तुलनात्मक रूप से लिखकर स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अधिनियमित संविधान जो होते हैं वो एक किताब के रूप में होते हैं, या एक दस्तावेज के रूप में होते हैं, या दस्तावेजों के एक समूह के रूप में होते हैं, ठीक है। लेकिन विकसित संविधान जो है वो कोई एक बुक, किसी एक दस्तावेज या दस्तावेजों के एक समूह में नहीं होते। वो लंबे समय में अस्तित्व में आए राजनीतिक परंपराओं, राजनीतिक सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों और विधायिका के द्वारा पारित अधिनियमों में निहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है जो एम लक्ष्मीकांत की बुक के अध्याय 3 में दिया गया है। इसका आधार देख लेते हैं क्या है। इसका आधार है कि संविधान में प्रावधानों को कैसे शामिल किया जाता है। प्रावधानों को कैसे शामिल किया जाता है। यानी संविधान में प्रावधानों को लिखकर शामिल किया जाता है या कि अलिखित रूप में वो शामिल हो जाते हैं।
इस आधार को आप सीधी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि संविधान लिखित है या कि अलिखित है। लिखित संविधान की बात करें तो इसको हम दूसरे नाम भी देते हैं, संहिताबद्ध संविधान। संहिताबद्ध संविधान, इसको प्रलेखित संविधान भी बोलते हैं, प्रलेखित संविधान। संहिताबद्ध संविधान को इंग्लिश में बोलेंगे कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रलेखित संविधान को इंग्लिश में बोलेंगे डॉक्यूमेंटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करके रख लिया गया। तो लिखित संविधान वे होते हैं जिनको एक पुस्तक के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में या दस्तावेजों के एक समूह के रूप में लिख कर रख लिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इनको संहिताबद्ध संविधान बोलते हैं और प्रलेखित संविधान भी बोलते हैं। अलिखित संविधान वे होते हैं जो किसी एक पुस्तक में, किसी एक दस्तावेज में या दस्तावेजों के एक समूह में नहीं होते। वो ऐतिहासिक रूप से समय समय पर आने वाले विभिन्न जो राजनीतिक परंपराएं हैं, राजनीतिक प्रथाएं हैं, या फिर न्यायिक निर्णय हैं, या फिर विधायिका के द्वारा पारित अधिनियम है, उनमें बिखरे हुए रूप में होते हैं। और यहाँ पे बात फिर वही है, अलिखित संविधान यानी कि यूके का संविधान, और इसके अलावा इजराइल का संविधान, ये जो संविधान है ये अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान वही होते हैं जो हमने पिछले वर्गीकरण में देखा, विकसित संविधान, इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। विकसित संविधान और अलिखित संविधान की परिभाषा लगभग एक जैसी ही है। ठीक उसी तरह लिखित संविधान और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अभी पढ़ा पिछले वर्गीकरण में, उन दोनों की परिभाषा भी लगभग एक जैसी ही है। लिखित संविधान एक पुस्तक में हो सकते हैं, एक दस्तावेज में हो सकते हैं, या दस्तावेजों के एक समूह में हो सकते हैं। ये वर्गीकरण आपको क्लियर है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब अगला वर्गीकरण देखते हैं। संविधानों का जो अगला वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। यानी ये जो वर्गीकरण है इसका आधार क्या है, किस बेसिस पे ये किया गया है। इसका आधार है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसा है, उसके आधार पर पूरी दुनिया के संविधानों को सामान्यतः दो प्रकार के संविधानों में बांटा गया है। अनम्य संविधान, हिंदी में बोलेंगे अनम्य और इंग्लिश में बोलेंगे रिजिड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लचीला कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको बोलेंगे इंग्लिश में फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस के आधार पर दुनिया के संविधानों को सामान्यतः
दो भागों में बांटा गया है, अनम्य संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और लचीला संविधान फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अनम्य संविधान कैसे किसे कहते हैं ये समझते हैं। देखिए, दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सामान्य कानून जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉ, एक दूसरा होता है संवैधानिक कानून जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर किसी देश की संसद सामान्य कानून पास करती है तो उसको बोला जाएगा कि वो उसने जो है ऑर्डिनरी लॉ बनाया है, और अगर वो संविधान में संशोधन करती है तो उसको बोला जाएगा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया है। अब ये जो बात है, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हिंदी में बोलें तो सामान्य अधिनियम और संवैधानिक अधिनियम, इन दोनों के आधार पर ये अंतर आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जिन संविधानों में सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया अलग है और संवैधानिक कानून बनाने की प्रक्रिया अलग है, उन संविधानों को बोला जाता है अनम्य संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जिन संविधानों में सामान्य कानून पास करने की प्रक्रिया भी वही है जो संवैधानिक कानून लाने की प्रक्रिया है, उनको बोला जाएगा लचीला संविधान या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का। यूके में संसद जो है वो संविधान के मामले में सर्वोच्च है। यूके की संसद जिस तरह से कोई सामान्य कानून ला सकती है, यानी किसी सामान्य विधेयक को पारित करके कानून बना सकती है, ठीक उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो सामान्य कानून को पारित करने जैसी ही है, बिल्कुल। तो ऐसे में क्या है कि संविधान संशोधन करना आसान है। संविधान संशोधन करना आसान है तो संविधान को बोला जाएगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान। ठीक है। कुछ संविधान ऐसे हैं जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे स्विट्जरलैंड। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों के संविधान ऐसे हैं जिनमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अलग है, वो तुलनात्मक रूप से कठिन है। किससे तुलना करने पर? सामान्य अधिनियम लाने की तुलना में। यानी कि ऐसे संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया चूंकि अलग है तो ऐसे संविधान में संशोधन लाना मुश्किल है तुलनात्मक रूप से। ऐसे संविधानों में संशोधन करना तुलनात्मक रूप से कठिन है। तो ऐसे संविधानों को बोला जाता है अनम्य संविधान, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान क्या लचीला संविधान है या भारत का संविधान अनम्य संविधान है? देखिए, भारत का संविधान जो है वो दोनों का मिला जुला रूप है। यानी भारत का जो संविधान है ना तो वो लचीला संविधान कहा जाएगा और ना ही उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, यानी अनम्य संविधान। भारत का संविधान मिला जुला संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में जो प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको इस तरह से बांटा गया है कि कुछ अनुच्छेदों में, संविधान के कुछ भागों में परिवर्तन करना बिल्कुल आसान है। भारत की संसद सामान्य बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं, अनुच्छेद हैं जो संघीय प्रकृति के हैं, यानी फेडरल नेचर के हैं। वहां पे जो है भारत की जो संसद है उसे विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में दी गई है प्रक्रिया, प्रोसीजर। यानी भारत के संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल सामान्य कानून की तरह
परिवर्तित किए जा सकते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर संघीय प्रकृति के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन करने के लिए भारत की संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और इसके साथ ही भारत में जो राज्य हैं उनमें से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं का समर्थन प्राप्त करना होता है, तब जाके वो परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है भारत के संविधान के उन प्रावधानों में, उन अनुच्छेदों में जो संघीय प्रकृति के हैं, फेडरल नेचर के हैं। तो इस तरह से देखें तो भारत का संविधान ना तो लचीला संविधान है और ना ही भारत का संविधान जो है वो अनम्य संविधान है। भारत का संविधान दोनों का मिला जुला रूप है। आगे बढ़ते हैं। संविधानों का वर्गीकरण, एक और वर्गीकरण संविधानों का किया गया है 4th नंबर का। उसमें क्या है, आधार बनाया गया है राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच के संबंध को। जैसे भारत है, भारत में राष्ट्रीय सरकार है, क्षेत्रीय सरकारें हैं जिन्हें हम राज्य सरकारें भी बोलते हैं या प्रांतीय सरकारें बोलते हैं, तो उनके बीच का संबंध कैसा है, इस आधार पर दुनिया के संविधानों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एकात्मक संविधान और संघीय संविधान। संघीय संविधान यानी कि फेडरल, FEDERAL, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और एकात्मक संविधान यानी कि यूनिटेरी कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच का संबंध कैसा है, इस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। एकात्मक संविधान कौन से होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत आती हैं क्षेत्रीय सरकारें, यानी क्षेत्रीय सरकारें जो भी शक्तियों का, अधिकारों का उपभोग करती हैं, उनका स्रोत होती है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार ने अपनी कुछ पावर्स जो है वो डेलीगेट कर दी होती हैं, प्रत्यायोजित कर दी होती हैं क्षेत्रीय सरकारों को, और क्षेत्रीय सरकारों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर करती हैं। तो ऐसे जो संविधान है उनको बोला जाता है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान आप देखोगे तो जैसे कि चीन में है, यूके में भी है, जापान में है, इटली में है, फ्रांस में है। वहीं दूसरी तरफ संघीय संविधान वे संविधान होते हैं जहां पे क्षेत्रीय जो सरकारें हैं वो अपने जो अधिकार हैं वो डायरेक्ट संविधान से लेती हैं। यानी संविधान होता है, संविधान के अंतर्गत आती हैं आपकी केंद्र सरकार या कि कहें संघीय सरकार, और प्रांतीय सरकारें या कि क्षेत्रीय सरकारें। संघीय सरकार हो या प्रांतीय सरकार हो, वो डायरेक्ट संविधान से अपनी शक्तियां लेती हैं। संविधान में उन दोनों के जो जुरिस्डिक्शंस हैं यानी अधिकार क्षेत्र हैं वो बहुत ही क्लियर शब्दों में स्पष्टतः लिखे हुए होते हैं। प्रांतीय सरकारें या क्षेत्रीय सरकारें जो हैं वो अपने अस्तित्व के लिए केंद्र सरकार पर या संघीय सरकार पर निर्भर नहीं होती। संविधान में गारंटी होती है इस बात की कि ये जो प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, इनके ये अधिकार हैं और ये अपने अधिकार क्षेत्र में इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती हैं। तो ऐसे जो संविधान है उनको बोला जाता है संघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं यूएसए, अमेरिका का संविधान हो गया, इसके अलावा कनाडा, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का संविधान कैसा है, क्या भारत का संविधान संघीय है या भारत का संविधान एकात्मक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या कि यूनिटेरी है।
यहाँ पे बात फिर वही है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह से फेडरल है यानी संघीय है, और ना ही पूरी तरह से वो एकात्मक या यूनिटरी है। उसमें कुछ फीचर संघीय संविधान की हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो एकात्मक संविधान की हैं। दोनों का मिला जुला रूप है। इसलिए एक विद्वान है संविधान के सी वहियर, के सी वहियर, इन्होंने भारत के संविधान को कहा है अर्ध संघीय संविधान, यानी क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अर्ध संघीय संविधान कहा है। भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान कैसे है, इसको आगे के अध्यायों में हम डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम वर्गीकरण है जो संविधान का दिया गया है एम लक्ष्मीकांत की बुक के चैप्टर नंबर 3 में, और इसका जो आधार है वो है संवैधानिक दस्तावेज यानी संवैधानिक पुस्तक की प्रकृति और उसका उद्देश्य, यानी कि क्या उद्देश्य है संविधान नामक पुस्तक का या संविधान नामक दस्तावेज का। कार्य विधि परक संविधान यानी प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलेंगे प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो बेसिक सी सभी चीजें जो है वो डिफाइन डिक्लेयर कर देता है, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी होंगी, किसके अधिकार, उत्तरदायित्व, कार्य क्षेत्र वगैरह क्या क्या होंगे, सरकार जो है वो उसकी शक्तियों पर नियंत्रण कैसे रहेगा, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्या होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है वो सुरक्षित रहें, नागरिकों के जो सामान्य अधिकार हैं वे सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या एक लीगल और पॉलिटिकल ढांचा खड़ा किया जाएगा, क्या चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होगा, सरकार की कार्यप्रणाली क्या होगी। ये जो बेसिक चीजें हैं अगर संविधान उनको व्याख्यायित करता है, डिक्लेयर करता है, तो उसको बोला जाएगा कार्यविधि परक संविधान, यानी प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर डिफाइन हो गए संविधान में। इसके अलावा दूसरी यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है वो है प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेस्क्रिप्टिव प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि निर्देशात्मक संविधान वे होते हैं जो सरकार की स्ट्रक्चर को तो स्पष्ट करते ही हैं, यानी ये कार्य जो यहाँ इस संविधान ने किए ये तो करते ही हैं, प्लस इसके अलावा ये राज्य पर कुछ उत्तरदायित्व जो है वो आरोपित करते हैं, कुछ सामाजिक उद्देश्य, कुछ आर्थिक उद्देश्य, कुछ शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उनको लागू करने का निर्देश देते हैं। जैसे कि भारत का संविधान है, भारत के संविधान में डीपीएसपी दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे सरकार को यानी राज्य को, भारत राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो कुछ सोशल गोल्स, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करे, कुछ आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करे, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य करे, यानी एक तरह से लोक कल्याणकारी भूमिका की बात यहाँ पे हो रही है। अगर राज्य को लोक कल्याणकारी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उसे निर्देश दिया जा रहा है, उसको प्रेस्क्रिप्शन दी जा रही है इस टाइप की, तो उन संविधानों को बोला जाएगा निर्देशात्मक संविधान, यानी प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, 5 तरह का वर्गीकरण हमने संविधानों में देखा। आपको क्लियर है कि सामान्यतः संविधानों को किस किस आधार पर किन किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है संविधानवाद। संविधानवाद संविधानवाद इसी को बोला गया है संवैधानिकता। और इसी को बोला गया है संवैधानिक सरकार।
ये तीन शब्द जो हैं, इन तीनों का एक ही मतलब है, आप समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद, या इसको बोला जाएगा संवैधानिकता या संवैधानिक सरकार। ये तीनों एक ही टर्म है, एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। संवैधानिकता क्या है? देखिए, संविधान और संवैधानिकता ये दोनों लगभग सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, इनमें काफी सिमिलैरिटी भी है, लेकिन एक जो बहुत ही बड़ा मूलभूत अंतर है उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ देशों में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उन देशों में संविधान तो हो लेकिन संवैधानिकता ना हो। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें तानाशाही की राजनीतिक व्यवस्था है और वहां पे संविधान भी है, और वो संविधान जो है इसी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करता है जिसको हम तानाशाही कह सकते हैं। अगर वहां पे तानाशाही है तो वहां पे संवैधानिकता नहीं होगी। इससे आपको कुछ इशारा मिला कि संवैधानिकता हम किसको बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिकता का अर्थ है शक्तियों पर सीमा, सरकार की शक्तियों पर सीमा, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, चेक्स एंड बैलेंसेस। यानी कि संवैधानिकता जो है वो सरकार की जो शक्ति होती है, जो काफी ज्यादा होती है, उस पर नियंत्रण लगाती है और सीमित सरकार की स्थापना करती है। सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जवाबदेह सरकार, उत्तरदायी सरकार, सभ्य सरकार की स्थापना करती है। अगर संविधान तानाशाही को ही सपोर्ट करता है, यानी संविधान में ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि जिससे एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है या एक राजनीतिक दल के हाथ में सत्ता आती है या किसी दूसरे राजनीतिक संगठन के हाथ में सत्ता आती है, जैसे कि किसी देश की सेना, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि उस देश में संविधान तो है, क्योंकि वहां पे एक दस्तावेज है जिसके हिसाब से देश की व्यवस्था चल रही है। ठीक है, वहां पे एक पुस्तक है जिसके हिसाब से देश की व्यवस्था चल रही है। लेकिन वो जो बुक है वो लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना नहीं करती है, वो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं लगाती है, ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संरक्षित रखा जा सके, शक्तियों का पृथक्करण किया जा सके, शक्तियों का विभाजन किया जा सके, रूल ऑफ लॉ की स्थापना यानी कानून के शासन की स्थापना की जा सके। अगर इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है संविधान नाम के दस्तावेज से, तो ये कहा जाएगा कि उस देश में संविधान तो है लेकिन संवैधानिकता नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, और संवैधानिकता का मतलब क्या है ये मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। संवैधानिकता संवैधानिकता का अर्थ है सीमित सरकार, जिसे हम कह सकते हैं उत्तरदायी सरकार, जिसे हम कह सकते हैं जवाबदेह सरकार, जिसे हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार। यहां पे भी लिखा गया है संवैधानिकता का अर्थ है सीमित और लोकतांत्रिक सरकार, सभ्य सरकार। और देखिए, संविधान का वास्तविक औचित्य यानी कि एक्चुअल जो जस्टिफिकेशन है संविधान का, वास्तविक जो औचित्य है, वो तो यही होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करे जिससे
शक्ति का जो है वो विभाजन हो जाए, शक्ति का वितरण हो जाए, शक्ति का केंद्रीकरण ना हो। शक्ति कैसी? निर्णय लेने की शक्ति, नीति बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति। यानी राज्य की जो शक्ति होती है वो विभाजित रहे, उसका बंटवारा हो जाए राज्य के विभिन्न अंगों के बीच में, और जनता के अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुरक्षित रहे, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनी रहे। अगर किसी देश का संविधान ये सुनिश्चित करता है तो उस देश में संविधान भी है और संवैधानिकता भी है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर संविधान, किसी देश का संविधान, आफ्टर ऑल संविधान क्या है? एक बुक है, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, किसी भी तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर किसी देश का संविधान ऐसी व्यवस्था बनाता है जिससे तानाशाही स्थापित हो, जिससे मनमानापन हो सके, यानी सरकार जो है वो मनमानापन कर सके, जिससे अधिनायकवाद स्थापित हो, जिससे सर्वसत्तावाद स्थापित हो, अगर किसी देश का संविधान ऐसी राजनीतिक संरचना स्थापित करता है, ऐसा राजनीतिक ढांचा स्थापित करता है जिसको हम सर्वसत्तावादी बोले, तानाशाही बोले, मनमानापन व्यवहार कर सके जिसमें सरकार, या जिस सरकार को अधिनायकवादी बोले, तो वो ये कहा जाएगा कि उस देश में संविधान तो है लेकिन संवैधानिकता नहीं है, क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया है किसी एक व्यक्ति में, किसी एक संवैधानिक पद में, किसी एक राजनीतिक दल में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में, जैसे आर्मी हो सकती है। ठीक है, और ये जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे सर्वसत्तावाद को इंग्लिश में बोलेंगे टोटलिटेरियन सिस्टम, टोटलिटेरियन सिस्टम, तानाशाही को बोलेंगे डेस्पोटिक सिस्टम, मनमानापन को बोलेंगे आर्बिट्रेरीनेस, और अधिनायकवाद को बोलेंगे ऑथोरिटेरियन सिस्टम। ये जितने भी सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है ऐसे जिनमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है। ठीक है, यानी अगर किसी देश का संविधान, डॉक्यूमेंट या पुस्तक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करती है या उसको सपोर्ट करती है जिसमें शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण होता है, तो यह बोला जाएगा कि उस देश में संविधान तो है और सरकार संविधान के अनुरूप चल रही है, लेकिन संवैधानिकता नहीं है। अब भारत का उदाहरण लेकर देख सकते हैं। भारत में संविधान है और संविधान में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करी गई है, काफ़ी सारे चेक्स एंड बैलेंस हैं, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मीडिया है, जवाबदेह सरकार है, संसदीय व्यवस्था है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग के लिए आपके जो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जैसी पोस्टें हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट संघ लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार आयोग हैं, कई सारे आयोग हैं। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल ढांचा ओवरऑल मिला के बनाया गया है जिसमें शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में संविधान भी है और संवैधानिकता भी है। अब कुछ ऐसे देशों के उदाहरण देख लेते हैं जहां पे वास्तव में संविधान तो है लेकिन संवैधानिकता नहीं है। जैसे सोवियत संघ हुआ करता था, अभी तो नहीं है। सोवियत संघ में साम्यवादी सिस्टम या समाजवादी सिस्टम इंप्लीमेंट करने का एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वहाँ पे सोवियत नेचर का ही कॉन्स्टिट्यूशन होता था। एक वहाँ पे संविधान लागू किया गया, अडॉप्ट किया गया 1924 में।
एक 1936 में, एक किया गया 1977 में। इसको बोला जाता है लेनिन का संविधान, इसको बोला जाता है स्टालिन का संविधान, इसको बोला जाता है ब्रेजनेव का संविधान। अब इन तीनों नेताओं में से जो सबसे ज्यादा ऐसा नेता था जिसमें शक्ति का केंद्रीकरण सिर्फ उसी के अंदर था, जिसको तानाशाह बोला जा सकता है या एक टोटलिटेरियन रिजीम, सर्वसत्तावादी सरकार बोला जा सकता है, वो थे जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन जैसे तानाशाह, सर्वसत्तावादी शासक, अधिनायकवादी शासक के शासनकाल में भी वहां पे एक संविधान था, जो जिनमें से खुद 1936 में स्टालिन ने एक संविधान बनाया था। अब उस दौर में अगर आप जाकर देखें या उस दौर का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वहां पे संविधान है, लेकिन संवैधानिकता नाम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि शक्ति का एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन किया गया है। इस तरह आप वर्तमान चीन को देख सकते हैं। चीन में संविधान है लेकिन शक्ति का केंद्रीकरण है। वहां के राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। वहां पे एक ही राजनीतिक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी के पास जो है सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। किसी दूसरी पार्टी को वहां पे कोई राइट ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है। तो चीन के बारे में हम कह सकते हैं कि चीन में संविधान है लेकिन चीन में संवैधानिकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिकता के कुछ तत्वों की पहचान करी है एक संवैधानिक एक्सपर्ट ने, जिनका नाम है लुईस हेनकिन। लुईस हेनकिन लुईस हेनकिन ने 8 तत्व बताए हैं संवैधानिकता के। अगर किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम में वे 8 तत्व हैं तो यह माना जाएगा कि उस देश में संवैधानिकता है। क्या तत्व है? पहला, संप्रभुता से संबंधित है। संप्रभुता से संबंधित है। संप्रभुता अगर लोकप्रिय है, यानी अगर लोकप्रिय संप्रभुता स्थापित है, यानी संप्रभुता जनता में है। संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति अगर जनता में है, यानी लोकतंत्र है। अगर किसी देश में लोकप्रिय संप्रभुता है, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, तो एक पॉइंट है ये लुईस हेनकिन के अनुसार संवैधानिकता का। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया लोकप्रिय संप्रभुता। दूसरा हो गया शासन। शासन, शासन किसका? विधि का शासन। किसी व्यक्ति का शासन नहीं, किसी एक संगठन का शासन नहीं, किसी एक दल का शासन नहीं। अगर विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, तो ये दूसरी शर्त है संवैधानिकता की। ठीक है। तीसरा, वहां पे जो गवर्नमेंट है अगर वो लोकतांत्रिक सरकार है, अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो ये माना जाएगा कि वहां पे संवैधानिकता का एक और तत्व मौजूद है। अगर वहां पे शक्तियों का विभाजन है, और शक्तियों का पृथक्करण है, अगर शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों को वितरित किया गया है, तो ये माना जाएगा कि वहां पे संवैधानिकता है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो ये माना जाएगा कि वहां पे संवैधानिकता का एक और तत्व मौजूद है। सेना, मिलिट्री, अगर मिलिट्री नागरिक लीडरशिप के अंडर है, यानी सिविलियन लीडरशिप के अंडर है, जैसे कि भारत में भारत की जो सेना है वो भारत की जो सिविलियन लीडरशिप है, जिसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके अंडर है। कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा, सिविलियन लीडरशिप से परमिशन ली जाएगी, उसको जानकारी दी जाएगी, उससे डिस्कस किया जाएगा, उसकी अनुमति ली जाएगी। ठीक है। तो अगर सेना सिविलियन लीडरशिप के अंडर है, जैसा कि पाकिस्तान में नहीं है,
अगर सेना मिलिट्री जो है वो सिविलियन लीडरशिप के अंडर है तो ये माना जाएगा कि संवैधानिकता का एक और तत्व मौजूद है। अगर पुलिस कानून के शासन के अंतर्गत है और न्यायिक सुपरविजन में है, यानी जुडिशियल सुपरविजन में है और रूल ऑफ लॉ के अंडर है, तो ये माना जाएगा कि संवैधानिकता का एक और तत्व मौजूद है। अगर नागरिकों के अधिकारों का सम्मान होता है सरकार के द्वारा, सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा और खुद नागरिकों के द्वारा, यानी एक नागरिक दूसरे नागरिक के अधिकारों का सम्मान करे, तो यह माना जाएगा कि संवैधानिकता का एक और तत्व मौजूद है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। लुईस हेनकिन के अनुसार संवैधानिकता की मौजूदगी को पहचानने के लिए 8 तत्व बताए गए हैं। ये 8 तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता, यानी संप्रभुता जनता में हो, शासन कानून का हो, विधि का शासन हो, सरकार जो है वो लोकतांत्रिक हो, जवाबदेह हो, सीमित हो, उत्तरदायी हो, शक्तियों का विभाजन हो, पृथक्करण हो, केंद्रीकरण ना हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, सेना जो है वो सिविलियन लीडरशिप के अंडर आती हो, पुलिस जो है वो जुडिशियल सुपरविजन में हो और रूल ऑफ लॉ के अंडर हो, और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाता हो सरकार के द्वारा भी, सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा भी और नागरिकों के द्वारा भी आपस में। तो अगर ये 8 तत्व मौजूद हैं तो लुईस हेनकिन का कहना है कि उस देश में, उस पॉलिटिकल सिस्टम में संवैधानिकता मौजूद है। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप जो है संविधान को और संवैधानिकता को समझे होंगे। और संविधान की परिभाषा अगर एक बार हम और देखें तो संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज, पुस्तक या दस्तावेजों का समूह, या फिर कहें कि परंपराओं, प्रथाओं, अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों का समूह होता है जो किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को, राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न अंगों को स्थापित करता है, उनके कार्यों को परिभाषित करता है, उनके कार्यों की सीमाएं बताता है, नागरिक के बीच में, नागरिक और राज्य के बीच में, नागरिक और राज्य के बीच में, और राज्य और धर्म के बीच के संबंध को परिभाषित करता है, नागरिकता को परिभाषित करता है, सीमाओं का सीमांकन करता है, राज्य क्षेत्र का सीमांकन करता है, देश की पॉलिटी जिस हिसाब से चलेगी उसके बेसिक सिद्धांत जो है वो डिक्लेयर करता है। तो ऐसे दस्तावेज को बोला जाएगा संविधान, जो उस देश का मूलभूत कानून माना जाएगा, सर्वोच्च कानून माना जाएगा, सार्वभौमिक, उस देश की सेंस में कानून उसको माना जाएगा। तो संविधान की परिभाषा भी आपको क्लियर है, संवैधानिकता या संविधानवाद या संवैधानिक सरकार भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इन दोनों का अंतर भी आपको बता दिया गया है। अब अगली क्लास में बच्चों आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।